अंगद का पाँव निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए। अंगद का पाँव प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री लाल शुक्ल विरचित एक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध व्यंग्य लेख है। इसका प्रथम प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ था। इस निबंध में उन्होंने भारतीय रेल व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। लेखक के अनुसार भारतीय रेलगाड़ियां अंगद के पाँव की तरह जहां एक बार जम जाती है, रुक जाती है, तो हिलने का नाम नहीं लेती। निबंध का सार इस प्रकार है। लेखक का एक मित्र जो एक उच्च अधिकारी भी था, उसका तबादला हो गया था। वह रेलगाड़ी से नए स्थान को प्रस्थान करने वाला था, इसलिए उसे रेलवे स्टेशन पर विदा करने के लिए लेखक गया। यूं तो इस प्रकार से विदाई देने में लेखक की रुचि नहीं थी, परंतु एक तो उनका प्यारा मित्र जा रहा था, दूसरे वह प्रथम श्रेणी के डिब्बे में जा रहा था, इसलिए लेखक ने उसे रुमाल हिलाकर विदाई देने का मन बना लिया था। लेखक जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, उस समय उसका मित्र और उनके कार्यालय के अनेक अधिकारी और कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर उपस्थित थे। गाड़ी समय पर वैसी ही आ गई जैसे उनके मित्र समय पर कार्यालय पहुंचते थे। कर्मचारियों ने विदाई के उपलक्ष्य में सम्मान हेतु उन्हें हार पहनाई। उनके मित्र प्रथम श्रेणी के डिब्बे के पास इस तरह खड़े हो गए कि यदि गाड़ी एकाएक चल पड़े तो गाड़ी छूटने की संभावना न रहे। गाड़ी चलने के लिए सिग्नल गिरा तो एक कर्मचारी जो ऊपरी मन से हर अधिकारी को दावत का निमंत्रण देता था, गिला करने लगा कि साहब उसके घर दावत पर नहीं आए। लेखक के मित्र ने विश्वास दिलाया कि अगली बार वे अवश्य उसके पास ठहरेंगे। लेखक का मित्र जब यह कह रहा था तो लेखक को सुनकर हंसी आ रही थी, क्योंकि वह जानता था कि उसका मित्र उसी के पास आकर रुकेगा। दफ्तर के कर्मचारियों में से नौकर ने नाश्ता लाकर रख दिया, हेड क्लर्क ने बिस्तर बिछा दिया, अकाउंटेंट ने यह कहकर बिस्तर की दिशा बदलवा दी कि दूसरी दिशा में रहने पर इंजन का कोयला आएगा। कैशियर ने 10 रुपए की रेज़गाड़ी मित्र को लाकर दी, जिसके लिए अधिकारी मित्र ने उसका बहुत धन्यवाद किया। सभी कर्मचारी चापलूसी कर रहे थे। यूं तो एक माह पहले से ही सबको पता था कि उस अधिकारी का तबादला हो गया है, इसलिए जिसको जो सद्भावना के शब्द कहने थे वह पहले ही कह चुका था। अब पुनः औपचारिकताएं निभाई जा रही थी। सामान जमाने, टिकट लाने, मालाएं पहनाने, हाथ मिलाने तथा गले मिलने की सारी औपचारिकताएं समाप्त हो चुकी थी, परंतु गाड़ी सीटी देने के बावजूद अभी भी वहीं खड़ी थी। लेखक अपने मित्र से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने एक बातूनी कर्मचारी को अपने मित्र की ओर धकेल दिया। उसने बात शुरू करते हुए साहब से कहा कि उनके चले जाने से टेनिस क्लब सूना हो जाएगा। पहले ब्राउन साहब के समय टेनिस का खेल कुछ जमा था और अब उनके आने से रौनक आई थी। लेखक के मित्र ने जब कहा कि अब तो उन्हीं को क्लब चलाना है, तो उसने तुनक कर कहा कि वर्तमान सेक्रेटरी तो उसे क्लब से निकलवा देना चाहता है। अब तो वही क्लब देखे, इसके आगे क्या बात होगी। रेलगाड़ी भी नहीं चली। रेलगाड़ी चलने के इंतज़ार में लोग इधर उधर खड़े हो गए। कोई हैंडीक्राफ्ट की स्टॉल पर तो कोई अखबारों की दुकान पर जा खड़ा हुआ। लेखक के मित्र ने अपने पास अपने पुराने नौकर को खड़े देखकर उसका हालचाल पूछ लिया। नौकर ने अपना दुखड़ा रोना आरंभ कर दिया। इतने में टिकट चेकर तथा गार्ड पास से गुजरे, परंतु रेलगाड़ी कब चलेगी यह पता नहीं लग सका। रेलगाड़ी ने पुनः सीटी दी। फिर कुछ लोग लेखक के मित्र के पास सिमट आए। लेखक कहता है कि बातचीत की सड़ियल गाड़ी फिर चल पड़ी। हातिम नामक कर्मचारी ने भारतीयों के पिछड़ेपन का सोना देते हुए कहा कि भारतीय आज भी फूलों में गेंदा, मिठाइयों में पेड़ा और गाड़ियों में बैलगाड़ी तक ही सीमित हैं। मिस्टर सक्सेना ने चिढ़कर कह दिया, अंग्रेज चले गए और अपनी औलाद छोड़ गए। हातिम में व्यंग्य से कहता है कि हाँ सक्सेना, जैसे भारतीय रह गए हैं।
हातिम ने अंग्रेज द्वारा तरह तरह के गुलाबों की किस्में विकसित करने की प्रशंसा की। हातिम और सक्सेना की नोक झोंक अभी और चल थी, परंतु गार्ड ने पुनः सीटी बजा दी। इंजन सी सी की आवाज़ करके पुनः चुप हो गया। गाड़ी जहाँ की तहाँ रुकी रही। यह ऐसे ही हुआ जैसे लेखक के मित्र ऑफिस छोड़ने से पूर्व मानो कुर्सी से उठे हों और नया कागज़ देकर पुनः कुर्सी पर जा बैठे हों। गार्ड की सीटी एक बार फिर बजी और गाड़ी में हरकत हुई। सक्सेना फिर सामने आए और उन्होंने हातिम से कहा कि ठीक है, उसका दिमाग हिंदुस्तानी है, वह उसका दिमाग भी देख लेगा। लेखक के मित्र ने नोकझोंक को झगड़े का रूप लेते देख हंसकर बात टाल दी और कहा कि उनकी यह नोकझोंक भी उन्हें याद रहेगी। रेलगाड़ी अभी भी रुकी थी। यात्रियों का एक अन्य समूह एक दर्शनाशास्त्री के पास खड़ा था। वह अपने मित्रों को समझा रहा था कि जीवन का 3/4 दूसरों के दबाव में हम जीते हैं और केवल 1/4 जीवन ही हम अपने ढंग से जीते हैं। उदाहरण के लिए उनका गुजारा तख्तपोश से हो सकता है, परंतु दूसरों के लिए ड्राइंग रूम सजाना पड़ता है। वे धोती में खुश हैं, परंतु दूसरों के लिए सूट पहनकर निकलना पड़ता है। कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, परंतु पीनी पड़ती है। जासूसी उपन्यास पढ़ने को मन करता है, परंतु दिखावे के लिए कांट और हीगेल पढ़ने पड़ते हैं। वह इसी को सामाजिक दबाव कहता है। उसके मित्र उसकी बनावटी बातें सुनकर रहस्यपूर्ण हंसी हंसते हैं। गाड़ी अभी भी रुकी थी। भीड़ तितर-बितर होने लगी थी। लेखक के मित्र के चेहरे पर एक खिसियानी मुस्कान थी। यह वैसी ही मुस्कान थी जैसी वादा करके हर बार वोट मांगने वाले नेता के मुख पर होती है, अथवा बीवी से चोरी छिपे सिनेमा देखने वाले पति के चेहरे पर रहती है। अचानक गार्ड ने सीटी बजाकर झंडी दिखा दी। इंजन का भोंपू बजा और गाड़ी चल दी। कुछ लोग रुमाल हिलाकर विदाई देने लगे। लेखक ने भी अपने मित्र के लिए रुमाल लहराने की सोची, परंतु रुमाल तो वह घर पर ही छोड़ आया था।